Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on memory allocation techniques. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी एलोकेशन की दो टेक्निक्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट टेक्निक थी हमारी कंटिग्युअस एलोकेशन एंड सेकंड टेक्निक थी नॉन कंटिग्युअस एलोकेशन। कंटिग्युअस एलोकेशन के अंदर हमने बताया था कि कंटिग्युअस एलोकेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोसेस किसी मेमोरी में किसी लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्राइमरी मेमोरी में लोड होना चाहती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी में कंटिग्युअस स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, यानी वो प्रोसेस मेमोरी में एक साथ स्पेसेस पर स्टोर होगी। जबकि नॉन कंटिग्युअस एलोकेशन के अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, प्रोसेस मेमोरी में अलग अलग स्पेसेस पर जाके भी स्टोर हो सकती है। कंटिग्युअस एलोकेशन को हमने फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी इसमें सिंगल कंटिग्युअस एलोकेशन, फिर सेकंड कैटेगरी थी हमारी फिक्स पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन, थर्ड था हमारा वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहला जो था हमारा सिंगल कंटिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने मेमोरी को दो पार्टीशंस में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्टीशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया था। जैसे कि इसमें मैं आपको एक बार दिखाती हूँ किस तरह से हमने इस वर्क को किया था। इस तरह से हमारे पास में जो मेमोरी लोकेशन है उसमें सबसे पहले जीरो लोकेशन से हमने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लोड होने के बाद में जितना एरिया भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने लिया, उसके बाद में बाकी बचा हुआ एरिया यूजर प्रोसेसेस के लिए दे दिया गया था। यूजर की प्रोसेस बाकी बचे हुए एरिया में आ गई थी, लेकिन इसमें एक बार में एक ही प्रोसेस यहाँ पर लोड होती थी। एक प्रोसेस लोड होने के बाद में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती थी, टर्मिनेट होती थी। टर्मिनेट होने के बाद में वो प्रोसेस से ये स्पेस वापस ले लिया जाता था, यानी डीएलोकेट करा दिया जाता था, और ये स्पेस फिर किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट करा दिया जाता था जो कि जॉब क्यू में वेट कर रही थी। वो प्रोसेस इस स्पेस को यूज करती, फिर जब उसका काम कंप्लीट हो जाता, वो टर्मिनेट हो जाती, तो फिर से किसी नई प्रोसेस को जो जॉब क्यू में से सेलेक्ट करके ये स्पेस एलोकेट करा दिया जाता था। तो मेन मेमोरी में ये जो स्पेस है मेन मेमोरी का, उसको हम इस तरह से यूटिलाइज करते थे। इसके बाद में लेकिन इसमें क्या था, एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं तो मल्टीपल प्रोसेसेस हमारी मेन मेमोरी में आती हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस मेन मेमोरी में रहती है। तो उसके लिए फिर हम आगे बढ़े और हमने नेक्स्ट जो था वो फिक्स पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट को स्टडी किया। इसमें हमने क्या किया, इसमें जो हमारा मेमोरी का एरिया है, मेमोरी जो है मेन मेमोरी, उसमें हमने पहले की तरह से एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करा दिया जीरो से। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम को जितना स्पेस चाहिए था वो उसको मिल गया। उसके बाद में फिर जो भी स्पेस बचा, उस स्पेस को अलग अलग साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। ये जो ब्लॉक्स थे इनके साइज अलग अलग थे, लेकिन ये साइज फिक्स थे। फिक्स का मतलब था कि एक बार जो साइज प्रोवाइड करा दिया वो साइज फिक्स रहेगा। सिस्टम जनरेशन के टाइम पर जो साइजेस फिक्स हो गए वो साइज हमेशा फिक्स रहेंगे, फिर उनको वापस से चेंज नहीं करेंगे। तो सिस्टम जनरेशन के टाइम पर जो साइजेस फिक्स हो गए वो फिक्स रहेंगे, लेकिन ये साइजेस अलग अलग साइज के थे, ये ब्लॉक्स अलग अलग साइज के थे। तो ये अलग अलग साइज के मल्टीपल ब्लॉक्स यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पर प्रोसेसेस को, जब भी कोई प्रोसेस आएगी, जॉब क्यू में वेट कर रही होती है मल्टीपल प्रोसेसेस, तो वो मल्टीपल प्रोसेसेस क्या करती हैं, यहाँ पर मेमोरी में आने के लिए वेट कर रही होती हैं। हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल मेंटेन करता था जिसे हमने नाम दिया था पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल, पीडीटी। उस टेबल के अंदर वो क्या रखता था, एक रिकॉर्ड रखता था कि कितनी, कौन कौन से ब्लॉक्स इनमें से फ्री हैं और कौन कौन से ब्लॉक्स किसी प्रोसेस को दिए हुए हैं।
स्टार्टिंग में तो सारे ब्लॉक्स फ्री होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेसेस आती जाती हैं और वो प्रोसेसेस को कोई वो ब्लॉक्स मिलते जाते हैं, वो ब्लॉक्स की एंट्री क्या होती जाती है, एलोकेटेड होती जाती है। तो वो जो पीडीटी टेबल है, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल है, उसके अंदर हर पार्टीशन के बारे में, हर ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा पार्टीशन किसी प्रोसेस को दिया हुआ है, एलोकेटेड है, कौन सा पार्टीशन फ्री है। तो जो फ्री पार्टीशंस हैं उनको हम नाम देते हैं होल्स, उनको हम क्या कहते हैं, होल्स भी कहते हैं फ्री पार्टीशंस को। तो इस टेबल से क्या हेल्प होती है, और इस टेबल से ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प होती है कि जब भी कोई नई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है कि उसे मेमोरी में आना है, मेमोरी में स्पेस चाहिए, तो प्रोसेस पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल पीडीटी के अंदर चेक किया जाता है कि कौन कौन से स्पेसेस फ्री हैं, कहाँ कहाँ होल्स अवेलेबल हैं, और जो भी फ्री स्पेसेस अवेलेबल हैं उनमें फिर चेक किया जाता है कौन सा स्पेस उस प्रोसेस को प्रोवाइड किया जा सकता है। प्रोसेस को कौन सा स्पेस प्रोवाइड किया जा सकता है, ये चेक करने के लिए हमने आगे पढ़ा था, इसमें 3 स्ट्रेटजीज पढ़ी थी। कौन कौन सी, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। जो फ्री स्पेसेस हैं हमारे पास में, अवेलेबल होल्स हैं, उन अवेलेबल होल्स में से कौन सा होल प्रोसेस को प्रोवाइड करना है, ये डिसीजन हम 3 स्ट्रेटजीज हैं उनके बेसिस पर ले सकते हैं। उनमें से कोई सी भी स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करें, तो इनमें से कोई सी भी स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, जिनकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा होल किस प्रोसेस को देना है। ये स्ट्रेटजीज क्या थी, इन स्ट्रेटजीज में था कि फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था क्या, फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी क्या कहती थी कि ये जितनी जो भी होल्स हैं अवेलेबल होल, उनमें सर्च करना शुरू करेगी पहले होल से, और फिर सर्च करेगी कौन सा होल है जिसके अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आ सकती है। तो पहले उस प्रोसेस का साइज पूछा जाता था कि वो प्रोसेस का साइज कितना है, और फिर चेक किया जाता था उस साइज की प्रोसेस किस होल में आ सकती है। तो जो भी पहला होल मिलता था जिसमें वो प्रोसेस आ सकती है, वो स्पेस उस प्रोसेस को, वो होल उस प्रोसेस को प्रोवाइड करा दिया जाता था, चाहे फिर वो होल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस उसमें ना आए, प्रोसेस उसमें आ सकती हो, इतना बड़ा होना चाहिए, बड़ा फिर चाहे कितना भी हो, लार्ज की कोई बाउंडेशन नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जो भी पहला होल मिलेगा जिसमें प्रोसेस आ सकती है, वो उसे प्रोवाइड करा दिया जाता था। तो इसमें बेनिफिट ये था कि इजी था, दूसरा इसमें टाइम कम लगता था, जो भी सबसे पहला होल मिलता था पहले ही मिल जाता था, उसको एलोकेट कर दिया जाता था, सर्चिंग में टाइम कम लगता था। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये था कि जो सबसे पहला होल मिला अगर वो बड़ा है साइज में, तो इसमें स्पेस जो था वो वेस्ट होता था, मेमोरी का वेस्ट हो सकता था। तो हम फिर सेकंड स्टेप पे आए, बेस्ट फिट। बेस्ट फिट मेथड जैसे नाम से शो होता है, इसमें बेस्ट मेथड है। इसमें क्या किया जाता था, इसमें तुरंत से होल प्रोवाइड नहीं कर देते थे, जैसे ही होल मिला प्रोवाइड कर दिया, ऐसे नहीं करते थे। इसमें क्या करते थे, इसमें पूरी टेबल में सर्चिंग करते थे, पीडीटी टेबल पूरी सर्च करते थे, और फिर सर्च करके ये देखते थे कौन सा होल है जिसमें आपकी प्रोसेस आ सकती है और उसमें सबसे कम से कम स्पेस वेस्ट हो रहा है, जो उसके लिए बेस्ट सुइटेबल है, ये हम सर्च करते थे। तो ये सर्चिंग करेगा, करने के बाद में जो बेस्ट सुइटेबल होगा वो होल उस प्रोसेस को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी बिग एनफ हो लेकिन जिसमें आ सकती हो, वो स्मॉलेस्ट होल सर्च किया जाएगा। जो बिग एनफ हो यानी वो छोटे से छोटा होल सर्च किया जाएगा जिसमें वो प्रोसेस आ सकती हो, कम से कम स्पेस वेस्ट हो। तो इस तरह से वो सुइटेबल होल सर्च करके इस प्रोसेस को प्रोवाइड करते थे। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको सारे होल्स देखने पड़ेंगे, सारे होल्स को सर्च करना पड़ेगा, हर बार सर्च करना पड़ेगा जब भी कोई प्रोसेस आएगी, लेकिन आपको इसमें टाइम, इसमें स्पेस जो है वो कम से कम वेस्ट होगा।
तो इसलिए इसको हम बेस्ट फिट कहते हैं, क्योंकि मेमोरी क्या है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हम टाइम के लिए मेमोरी का वेस्टेज नहीं कर सकते, मेमोरी हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए कंप्यूटर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो उसको हमें यूटिलाइज करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर टाइम किसी एल्गोरिथम में थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद में थर्ड जो मेथड आया था वो था वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट जैसे नाम से शो हो रहा था, वर्स्ट मेथड था। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंदर भी पूरी पीडीटी टेबल सर्च की जाती थी, और जो भी प्रोसेस आई है उस प्रोसेस के लिए जो भी सबसे बड़ा होल सबसे पहले मिलता था, उस सबसे बड़े होल को उस प्रोसेस को प्रोवाइड कर दिया जाता था। फिर उसके बाद में सेकंड जो प्रोसेस आती थी, उसे नेक्स्ट जो सबसे बड़ा होल होता था वो होल उसे प्रोवाइड कर दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था, जो बड़े होल्स होते थे वो तो पहले प्रोसेसेस को मिलते थे, और जो छोटे होल्स होते थे वो लास्ट की प्रोसेसेस को मिलते थे। अब सपोज करें स्टार्टिंग में अगर कोई छोटी प्रोसेस आती है तो उसको तो बड़े बड़े होल्स मिल गए जहाँ की स्पेस वेस्ट हो रहा है, और बाद कोई छोटी प्रोसेसेस आती हैं लास्ट में, कोई बड़ी प्रोसेस आ जाती है तो उसके लिए छोटे होल्स रह गए, जो कि उसमें उनके लिए वो स्पेस बचा ही नहीं, और वो प्रोसेस मेमोरी में लोड ही नहीं हो पा रही है, और सर्चिंग में जो टाइम लगा वो एक्स्ट्रा लग ही रहा है। तो ये हर तरह से वर्स्ट स्ट्रेटर्जी रही है, इसलिए इसको कहते हैं हम वर्स्ट फिट मेथड। तो ये तीन स्ट्रेटर्जीज थी, इनमें से किसी भी स्ट्रेटर्जी को यूज कर सकते हैं आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, लगा सकते हैं, जिनके बेसिस पर सर्च किया जाएगा, होल सर्च किए जाएंगे, और फिर कोई एक होल आपकी प्रोसेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्पेस मिलने के बाद में प्रोसेस मेमोरी में लोड हो जाएगी, रेडी क्यू में आ जाएगी, जहां से प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, एग्जीक्यूट होगी, और काम कंप्लीट होने के बाद में टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट होगी, मेमोरी से उस प्रोसेस को हटा दिया जाएगा, प्रोसेस से स्पेस फ्री करा दिया जाएगा, और नई प्रोसेस को वापस से स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, और ये मेथड फिर से ऐसे ही अप्लाई होगा। तो इस तरह से ये फिक्स पार्टीशंस के अंदर हमारा ये प्रोसेस का मैनेजमेंट चलता था। अब ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट हमने पढ़ा, ये जो फिक्स पार्टीशन वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा, इससे एक प्रॉब्लम निकल के आती है, जिसे हम, जो आज का टॉपिक है वो था फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अब आप समझिए। हमने इसमें बात की कि जो पार्टीशंस थे, जो हमने इसमें पार्टीशंस किए, ब्लॉक्स बनाए, वो कैसे थे, अलग अलग साइज के ब्लॉक्स थे मेमोरी में, लेकिन फिक्स थे। यानी सिस्टम जनरेशन के टाइम पर इनको क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था, जिनको बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब इसमें क्या हुआ, आपने इसमें बेस्ट फिट मेथड लगाया, फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट में तो ड्रॉबैक्स थे, हमने मान लिया कि फर्स्ट फिट में भी क्या हो रहा था, स्पेस वेस्ट हो रहा था, वर्स्ट फिट में तो हो ही रहा था। हमने बेस्ट फिट मेथड लगाया, सबसे बेस्ट मेथड लगाया, लेकिन उसमें भी क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी साइज की प्रोसेस है उतने ही साइज का आपको ब्लॉक मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ब्लॉक्स जो है वो सिस्टम जनरेशन के टाइम पे रेंडमली साइज के ब्लॉक्स बना दिए गए हैं। अब हमारी प्रोसेसेस अलग अलग साइज की आती हैं, तो जो बेस्ट फिट हो सकता है वो हम उसे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जिस साइज की प्रोसेस है उसी साइज का ब्लॉक मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको लास्ट क्लास में। जैसे आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अपने कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि आपको रूम्स एलोकेट किए हुए होते हैं, अलग अलग क्लासरूम्स आपको मिलते हैं। तो क्लासरूम जो होते हैं, जब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा तब अलग अलग साइज के रूम्स बना दिए गए होंगे, जो कि फिक्स है, वॉल्स सब बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, वो सब क्या है, फिक्स हो चुका है। अलग अलग साइज के रूम्स होंगे आपके कॉलेज में, कुछ बड़े साइज के रूम्स होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े हॉल्स होंगे, कुछ सेमिनार हॉल्स होंगे, कुछ ऑडिटोरियम वगैरह साइज के रूम वो होंगे। तो अलग अलग साइज के आपके कॉलेज में रूम्स होंगे, कुछ ट्यूटोरियल्स होंगे।
तो उसमें वो क्या है, एक कैपेसिटी के हिसाब से बनाए गए होंगे कि कोई क्लास बड़ी आएगी, किसी क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कोई 60 की कैपेसिटी का होगा, कोई 30 की कैपेसिटी का होगा, कोई 20 की कैपेसिटी का भी होगा, कोई 200 की कैपेसिटी का भी होगा। तो अलग अलग साइज के रूम्स जो है वो तैयार किए गए होंगे, वो फिक्स हैं। अब क्या होता है, हर साल जब बच्चे आते हैं, हर साल जब एडमिशन्स होते हैं, तो एक लिस्ट तैयार होती है। बेस्ट फिट मेथड की बात कर रहे हैं हम। बेस्ट फिट मेथड में क्या होता है, पहले एक लिस्ट तैयार होती है जिसमें क्या देखा जाता है कि कौन कौन से रूम्स हमारे पास में अवेलेबल है, फ्री हैं, कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और कितनी स्ट्रेंथ है उनकी, ये क्या है, प्रोसेसेस, और उनके साइजेस, यानी क्लासेस क्या है हमारे, प्रोसेसेस, और उस क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, उनके साइज। तो कितनी क्लास के बच्चे आ रहे हैं वो क्या, उनकी स्ट्रेंथ। तो हमें सपोज करिए पीजीडीसी में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता चला 60 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, तो हम कौन सा रूम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, उस रूम को प्रोवाइड करेंगे जिसमें 60 स्टूडेंट्स आ सकते होंगे। तो एग्जैक्टली 60 बच्चों के रूम वाली सीट्स वाला ही रूम हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम वो रूम प्रोवाइड करेंगे जिसमें 60 बच्चे आ सकते होंगे, जो लार्ज एनफ होगा, जिसमें आ सकते होंगे। तो उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसमें 70 बच्चों वाला, 80 बच्चों वाला रूम हो सकता है, 50 बच्चों वाला रूम नहीं देंगे हम। वो रूम देंगे जिसमें 60 या 60-70 बच्चे आ सकते होंगे। तो हमने दिया 70 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट की कैपेसिटी वाला जो रूम था, जो बेस्ट था, वो रूम उनको प्रोवाइड करा दिया। तो क्या होता है, कुछ स्पेस तो फिर भी खाली रह ही जाता है। एग्जैक्टली उतने साइज का ही रूम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ही यहाँ पर होता है कि प्रोसेस एग्जैक्टली उतने ही साइज की आई ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने 30 केबी की प्रोसेस जो है वो आई हमारे पास में, कोई तो 30 केबी का ही होल अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है हमारे पास 35 केबी का जो होल है वो अवेलेबल हो, या 32 केबी का होल अवेलेबल हो। तो हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट होल प्रोवाइड कराया है, लेकिन फिर भी कुछ छोटा छोटा स्पेस खाली है। ऐसे बाकी के प्रोसेसेस के साथ भी होगा कि बीच बीच में छोटे छोटे से होल्स खाली रह जाएंगे। अब ये जो बीच बीच में जो खाली होल्स हैं, ये होल्स किसी दूसरे प्रोसेस को नहीं दिए जा सकते। आपकी क्लास में पीछे दो टेबल्स खाली हैं, क्या आप वहां पर किसी और क्लास को बिठा के पढ़ा सकते हैं? नहीं करा सकते। वो खाली है तो वो खाली रहेगा, क्योंकि वो फिक्स है। वो रूम आपको एलोकेटेड है और वो आपका क्लासरूम है, उसमें आप किसी दूसरी क्लास को नहीं दे सकते। ऐसे ही वो जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक आपकी पार्टीशन जो है, जो ब्लॉक है, वो आप एक प्रोसेस को दिया हुआ है, तो वो उस ब्लॉक के अंदर का पार्ट किसी दूसरी प्रोसेस के साथ में शेयर नहीं किया जा सकता। तो वो उसी प्रोसेस के काम में आएगा, कोई दूसरी प्रोसेस वहां पर आ नहीं सकती है। तो वो कैसा एरिया, इंटरनल एरिया है। अब वो किसी और प्रोसेस के काम में नहीं आएगा और वो खाली ही रहेगा। तो ऐसी छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे खाली स्पेसेस बीच बीच में रह जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ स्पेसेस भरे हुए हैं, प्रोसेस से भरे हुए हैं, और बीच बीच में कुछ कुछ खाली स्पेसेस ऐसे रह गए हैं। तो हम जब ओवरऑल मेमोरी को देखते हैं, तो मेमोरी हमें दिखती है बिखरी हुई, फ्रेगमेंटेड, बिखरी हुई, जैसे छलनी होती है ना, बिखरी हुई दिखती है, बीच बीच में फिल्ड है और बीच बीच में होल्स हैं उसमें। तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेड मेमोरी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर हमारी मेमोरी जो है वो क्या होती है, बीच बीच में उसमें खाली होल्स रह जाते हैं। बीच बीच में तो प्रोसेसेस होती हैं, और उन प्रोसेसेस के बीच में कुछ खाली होल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें मेमोरी फ्रेगमेंटेड दिखती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है वो आता है हमारा फिक्स पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। फिक्स पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे ब्लॉक्स जो हैं, जो पार्टीशंस हैं, वो फिक्स हैं।
तो वो फिक्स पार्टीशंस के अंदर हमने अगर बेस्ट फिट मेथड भी लगाया तो भी कुछ कुछ जगह खाली रह जाती है, क्योंकि पार्टीशन के साइज क्या है, फिक्स है। हमने बेस्ट अपनी तरफ से पार्टीशन दिया है, लेकिन प्रोसेस पूरा पार्टीशन यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो वो क्या होगा, कुछ स्पेस खाली रह जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पार्ट जो स्पेस है वो उस पार्टीशन के अंदर का स्पेस है, वो किसी और प्रोसेस को नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यानी अंदर का पार्ट है, इंटरनल पार्ट है उसका पार्टीशन का, और वो किसी और प्रोसेस के काम में नहीं आ सकता। दिस इज दैट वाई दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो अब इसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो आता है आपका वेरिएबल पार्टीशन की वजह से। तो वेरिएबल पार्टीशंस क्या होते हैं, वेरिएबल पार्टीशंस हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। वेरिएबल पार्टीशंस क्या होते हैं, वेरिएबल पार्टीशंस के अंदर हमने क्या किया था इसमें, कि वेरिएबल पार्टीशंस के अंदर हमने प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इंटरनल पार्ट फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी इसमें फिक्स पार्टीशंस की वजह से। क्योंकि क्या हो रहा था, हमने पार्टीशंस फिक्स कर दिए थे, तो जितनी बड़ी प्रोसेस थी वो प्रोसेस का साइज एग्जैक्टली उसी साइज का पार्टीशन हम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पार्टीशंस के साइज फिक्स थे। तो हमने वेरिएबल पार्टीशन में क्या किया, कि हमने पहले से पार्टीशंस को फिक्स नहीं किया, बल्कि क्या किया कि जब हमें रिक्वायरमेंट होगी और जितने साइज की रिक्वायरमेंट होगी पार्टीशन की, उतने ही साइज का पार्टीशन हम तभी क्रिएट करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या किया कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ मेमोरी में, और उसे जितना स्पेस चाहिए था वो उसने ले लिया। उसके बाद का जितना स्पेस है उसे खाली रहने दिया, कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं किया गया। अब इसके बाद में जब पहली प्रोसेस आई, तो फर्स्ट प्रोसेस के आने पे पहला पार्टीशन क्रिएट हो गया। जितना उस प्रोसेस को स्पेस चाहिए था, एग्जैक्टली उतना स्पेस का पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट हो गया, एग्जैक्टली उतना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर इसके बाद में दूसरी प्रोसेस आई, दूसरी प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए था, एग्जैक्टली उतना स्पेस का पार्टीशन फिर क्रिएट हो गया। फिर तीसरी प्रोसेस आई, उस प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए था, एग्जैक्टली उतने स्पेस का पार्टीशन फिर क्रिएट हो गया। फिर पहले वाली प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया, वो टर्मिनेट हो गई, ये स्पेस खाली हो गया, ये क्या हो गया, होल हो गया। अब नई प्रोसेस जो आएगी, वो प्रोसेस को दो होल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों में से जिस होल में वो प्रोसेस आ सकती है वो होल उसे प्रोवाइड हो जाएगा। अगर वो प्रोसेस छोटी है तो वो यहाँ से आधा स्पेस भी ले सकती है जितना उसे चाहिए, बाकी का स्पेस खाली रह जाएगा, वो किसी और प्रोसेस को दिया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है पूरा पार्टीशन एक ही बार में एलोकेट हो, ये दो या तीन या चार जितनी भी स्पेस पार्ट में चाहिए उतने पार्ट में एलोकेट हो सकता है, ये भी फ्री है, वेरिएबल है। जैसे पहले वेरिएबल पार्टीशन था, जैसे ये पार्टीशन वेरिएबल था, वैसे ही ये पार्टीशन भी वेरिएबल फॉर्म में है। तो इस तरह से क्या होगा कि प्रोसेसेस को जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस प्रोसेस को प्रोवाइड होता रहेगा, पार्टीशन फिक्स नहीं है, जितना भी स्पेस चाहिएगा प्रोसेस को एग्जैक्टली उतने स्पेस उस प्रोसेस को मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसीलिए तो आ रहा था कि इसमें हमारे इसमें प्रोसेस में पार्टीशंस का साइज बड़ा था और स्पेस इंटरनली खाली स्पेस वेस्ट हो रहा था, और वो इंटरनल स्पेस किसी और प्रोसेस को नहीं दे सकते थे। तो अब यहाँ पे स्पेस वेस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जैक्टली उतना ही स्पेस प्रोसेस को मिल रहा है जितना उसको चाहिए। लेकिन यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन आ रहा है। यहाँ फ्रेगमेंटेशन कैसे आ रहा है, अब यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ आएगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कैसे आएगा इसे समझे, अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कैसे आएगा। अब सपोज करिए यहाँ पर ये P3 प्रोसेस आ गई, यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पे एक नई प्रोसेस आई P4, उसने यहाँ से स्पेस ले लिया और बहुत थोड़ा सा स्पेस यहाँ लास्ट में खाली रह गया। वो स्पेस इतना छोटा है कि वो किसी प्रोसेस के काम में नहीं आ सकता, तो वो स्पेस खाली रह जाएगा। वो
एक्सटर्नल स्पेस है, वो किसी प्रोसेस को दिया जा सकता है, खाली है, लेकिन कोई भी प्रोसेस इतनी छोटी नहीं आ रही जो कि उस स्पेस को यूटिलाइज कर सके, तो वो क्या है, एक्सटर्नल स्पेस। ऐसे ही यहाँ पर जो स्पेस खाली हुआ, यहाँ पर कोई नई प्रोसेस आई, वो इसी साइज की प्रोसेस नहीं थी जितना स्पेस खाली हुआ है, वो इससे थोड़ी छोटी प्रोसेस आई, या दो प्रोसेसेस आई जिनमें से एक प्रोसेस ने यहाँ से कुछ स्पेस ले लिया, दूसरी प्रोसेस आई उसने यहाँ से थोड़ा स्पेस ले लिया, और थोड़ा सा स्पेस खाली रह गया फिर भी, जो किसी और प्रोसेस को दिया जा सकता है, लेकिन उतना स्पेस किसी प्रोसेस के काम में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे इसमें, वो स्पेस खाली ही रहेगा। तो ऐसे स्पेसेस बीच बीच में, अब ये प्रोसेस थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस टर्मिनेट होगी, इसका स्पेस खाली होगा, और एग्जैक्टली उसी साइज की दूसरी प्रोसेस आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या होगा इसमें कि धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे स्पेसेस यहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस ऐसे रह जाएंगे जो किसी प्रोसेस के काम में नहीं आएंगे। तो इस तरह के स्पेसेस की वजह से क्या होगा, हमारे सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन आएगा, और कौन सा वाला फ्रेगमेंटेशन आएगा, उसे कहेंगे हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें स्पेस है, अवेलेबल है हमारे पास में, और स्पेसेस, उन स्पेसेस को हम किसी दूसरी प्रोसेस को दे सकते हैं। ये जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं इनको हम किसी दूसरी प्रोसेस को दे सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी प्रोसेस के काम में वो नहीं आ सकते। वो स्पेस किसी भी प्रोसेस के काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इतना छोटा है कि कोई भी इतनी छोटी प्रोसेस नहीं है जो कि उस स्पेस को यूटिलाइज कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आता है हमारा वेरिएबल पार्टीशन की वजह से, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है हमारा फिक्स पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से। तो इसमें ये स्पेसेस, जो हमारा वेरिएबल पार्टीशन है, इसको हमने डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा था, और फिक्स पार्टीशन को हमने स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा था। तो क्योंकि इसमें रन टाइम पर ही पार्टीशंस क्रिएट हो रहे हैं, और रन टाइम पे पार्टीशंस अब ये प्रोवाइड हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, पहली वाली जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आई थी, उस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को इसमें वेरिएबल पार्टीशन ने रिमूव कर दिया था। क्योंकि उसने क्या किया, वेरिएबल साइज के पार्टीशन क्रिएट करने शुरू कर दिए, और इसमें एग्जैक्टली उतना ही स्पेस देना शुरू कर दिया पार्टीशंस को जितना कि प्रोसेसेस को रिक्वायरमेंट थी। लेकिन यहाँ भी क्या होने लगा कि कुछ कुछ स्पेसेस फ्री रहने लग गए, और उसकी वजह से भी मेमोरी क्या होने लगी, फ्रेगमेंटेड दिखने लगी। यानी कि कुछ कुछ प्रोसेसेस तो यहाँ पर फिल्ड है, और प्रोसेसेस के बीच में कुछ कुछ स्पेस अब भी ऐसा है जो कि फ्री पड़ा हुआ है, वो किसी प्रोसेस के काम में नहीं आ रहा है, बीच बीच में खाली होल्स रह गए हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ भी हो रहा है, और जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं ये कैसा है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। कोई प्रोसेस इसको यूज कर सकती है इन होल्स को, लेकिन कोई भी यूज नहीं कर रही है, तो ये क्या कहला रहा है, हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहला रहा है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में आती हैं। एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में आती है, और जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था कि रीजन क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो मेमोरी मैनेजर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, वो उसे कहते हैं हम मेमोरी मैनेजर। और मेमोरी मैनेजर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के साथ में डील करे, एक्सटर्नल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को भी रिमूव करे, इसको भी के साथ भी इसको भी हटाए। तो क्या होता है इसमें, एज अ प्रोसेस आर लोडेड एंड रिमूव फ्रॉम मेमोरी, द फ्री मेमोरी इज ब्रोकन इनटू लिटिल पीसेस।
ये होता क्यों है? क्योंकि प्रोसेसेस बार बार, कोई प्रोसेस लोड हो रही है, फिर वो प्रोसेस रिमूव हो रही है, फिर नई प्रोसेस लोड हो रही है, फिर उसकी जगह प्रोसेस रिमूव हो रही है। तो बार बार ये जो लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है, प्रोसेसेस की रिमूव हो रही है, प्रोसेस को स्पेस एलोकेट हो रहा है, फिर डी एलोकेट हो रहा है, इसकी वजह से जो फ्री मेमोरी है, मेमोरी फ्री करा रहे हैं, इस वजह से मेमोरी क्या होती है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है। तो external fragmentation is exist when enough memory space is exist to satisfy a request, but it is not contiguous. It is fragmented into a large number of small holes. जो हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, जो अभी अभी हमने पढ़ा, जो वेरिएबल पार्टीशन की वजह से आता है, वो कब आता है? जब हमारे पास में काफी सारा मेमोरी स्पेस, एनफ मेमोरी स्पेस होता है, जो कि अगर एक साथ हो तो हमारी किसी प्रोसेस की रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है। लेकिन वो एक साथ में नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, बिखरा हुआ होता है चारों तरफ, अलग अलग जगह पर। और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर हैं, जिनकी वजह से वो क्या दिखती है, फ्रेगमेंटेड दिखती है हमारी मेमोरी। अगर वो एक साथ हो तो वो स्पेस किसी के काम में आ सकता है, किसी प्रोसेस के काम में यूज हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? अनदर प्रॉब्लम दैट अराइज विद मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन शेड्यूल इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। दूसरी प्रॉब्लम आती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। इफ द एलोकेटेड मेमोरी इज स्लाइटली लार्जर देन द रिक्वेस्टेड मेमोरी, then the difference between those two number is called internal fragmentation. internal fragmentation कब आता है? जब हमने जितनी मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट की है, उससे ज्यादा मेमोरी हमें दे दी जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मुझे, मेरी प्रोसेस जो है वो है 30 KB की, उसे कितना साइज है उसका, 30 KB, और मुझे जो स्पेस मिला, जो खाली ब्लॉक मिला, वो कितने का था, 35 KB का। तो 5 KB स्पेस उसमें क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से क्या आता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है। दैट इज मेमोरी दैट इज इंटरनल टू पार्टीशन बट नॉट इन बीइंग यूज्ड। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मेमोरी में, हमारे ब्लॉक के अंदर, पार्टीशन के अंदर खाली स्पेस है, अवेलेबल है, लेकिन वो किसी और के यूज में नहीं आ सकता। फ्री है वो स्पेस, लेकिन यूज में नहीं आ रहा है, ना तो उस प्रोसेस के यूज में आ रहा है, ना ही किसी और प्रोसेस के काम में वो आ सकता है। तो इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सॉरी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, उसका तो सॉल्यूशन यही है कि हम वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट यूज करें। और वेरिएबल पार्टीशन जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जिसमें कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, उसका सॉल्यूशन है कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम। कॉम्पैक्शन क्या होता है? वन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम of the external fragmentation is compaction. Compaction क्या होता है? The most simple compaction algorithm move all processes toward one end of memory and all holes move in the other direction. देखिए, कॉम्पैक्शन की में सॉल्यूशन जो होता है, उसमें क्या करते हैं कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम में? इसमें क्या है कि हमारे पास में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे कई सारे होल्स हैं, जो कि अलग अलग जगह पर हैं मेमोरी में, और एक्सटर्नल है, पार्टीशंस के बाहर हैं, और वो उनको कोई प्रोसेस को दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी प्रोसेस उनको यूज नहीं कर रही, क्योंकि ऊपर छोटे छोटे से स्पेसेस रह गए हैं खाली, जो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करें कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं, उन्हें एक एंड की तरफ पुश करें, मूव करें, और जो जितने भी होल्स हैं, उनको दूसरे एंड की तरफ मूव कराएं। तो क्या होगा, जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो एक एंड पे आ जाएंगी, और जितने भी होल्स हैं वो एक एंड पे आ जाएंगे। तो सारे होल्स जब एक एंड पर आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो एक बड़ा होल बन जाएंगे, और फिर वो पूरा एक होल किसी प्रोसेस के काम में आ सकता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं कॉम्पैक्शन करना, कॉम्पैक्शन की टेक्निक। तो सबसे सिंपल कॉम्पैक्शन की टेक्निक यही होती है कि आप जो भी होल्स हैं, उनको एक डायरेक्शन में मूव कराएं,
और एक एंड की तरफ मूव कराएं, और जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो फील्ड है उनको हम एक डायरेक्शन में मूव कराएं। तो एक तरफ तो सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं और एक तरफ सारे होल्स हो जाते हैं। तो सारे होल्स जैसे ही एक साइड में आ जाएंगे वो एक बड़ा होल्स की फॉर्म में आ जाएंगे, कंटिन्यूअस पूरी प्रोसेस को वो सारे होल्स दिए जा सकते हैं और फिर वो किसी प्रोसेस के काम में आ सकते हैं। But compaction is not always possible and this given scheme is quite expensive. ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता और ये काफी एक्सपेंसिव टेक्निक भी है। तो हम ऐसा नहीं है कि यही सॉल्यूशन हमेशा अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास में ये प्रॉब्लम तो है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हमारे सिस्टम में आ रहा है, ये ड्रॉबैक है। तो ये था हमारा कंटिगुअस एलोकेशन टेक्निक। कंटिगुअस एलोकेशन टेक्निक में हमने 3 तरह की टेक्निक्स को डिस्कस किया। कौन कौन सी टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं कंटिगुअस में? एक तो थी हमारी सिंगल पार्टीशन, सिंगल कंटिगुअस एलोकेशन। दूसरी थी हमारी फिक्स पार्टीशन या स्टैटिक पार्टीशन एल्गोरिथम्स और स्टैटिक पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। एंड थर्ड इज द वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक भी इसको कहा जाता है कई बार। जो सिंगल पार्ट जो फिक्स पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है उसका ड्रॉबैक निकल के आया था हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और जो वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है उसका ड्रॉबैक निकल के आया था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन के अंदर जब हमारी मेमोरी बिखरी हुई दिखती है, फ्रेगमेंटेड होती है, यानी कि मेमोरी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस के बीच बीच में हमारी जो खाली प्लेसेस हैं, खाली होल्स हैं, वो भी आ जाते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि मेमोरी कैसी है? हमारी फ्रेगमेंटेड है, बिखरी हुई है। तो इस तरह की फ्रेगमेंटेड मेमोरी को हम क्या कहते हैं? इस तरह की मेमोरी को हम फ्रेगमेंटेड मेमोरी बोल रहे हैं और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। और 2 पार्ट इसके हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से किए हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को डील करने के लिए हमने वेरिएबल पार्टीशन पढ़ा। वेरिएबल पार्टीशन के थ्रू हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को डील कर सकते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हमारा आ रहा था कि जो खाली होल्स थे, जो खाली स्पेस था, वो आ रहा था जब हमारी जो प्रोसेस है उसका साइज और जो हमने खाली होल प्रोवाइड कराया था, उस प्रोसेस को ब्लॉक प्रोवाइड कराया था, उसके साइज में डिफरेंस था, जिसकी वजह से इंटरनली स्पेस खाली रह गया था, जो स्पेस किसी और प्रोसेस को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहा था। तो इसको डील करने के लिए हमने वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें हमने ये ब्लॉक्स के साइज फिक्स करना ही बंद कर दिया, बल्कि क्या किया कि जितने साइज के ब्लॉक की रिक्वायरमेंट हुई उतने ही साइज का ब्लॉक उस प्रोसेस को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन वेरिएबल पार्टीशन का ड्रॉबैक निकल के आया था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या हुआ कि जब प्रोसेस को स्पेस देना शुरू, जितना स्पेस रिक्वायर्ड था उतना दे दिया पहली बार में, तो लेकिन जो लास्ट का ब्लॉक था वो इतना छोटा रह जाता था कई बार कि वो किसी प्रोसेस के काम में नहीं आता था। फिर जब प्रोसेस डीएलोकेट होती, स्पेस फ्री करती, उनसे स्पेस को डीएलोकेट कराया जाता, तो दूसरी जो प्रोसेस आती वो अलग अलग साइज की आती, और उनमें से जब हम प्रोसेस को स्पेस एलोकेट कराते तो कुछ स्पेसेस इतना छोटे रह जाते जो उस प्रोसेस के काम में नहीं आते थे, और नई प्रोसेस कोई भी उस स्पेस के यूटिलाइज नहीं करती थी। तो ये प्रॉब्लम जब आती थी वो सेकंड टाइम में बेसिकली आती थी। फर्स्ट टाइम में तो जितना जितना स्पेस चाहिए प्रोसेस को उतना एलोकेट करते जाते थे। फिर जब सेकंड टाइम में वो प्रोसेस जो पहली बार में आई, वो जब फ्री करती थी, स्पेस डीएलोकेट करती थी, तब वो स्पेस जब नई प्रोसेसेस को नेक्स्ट टाइम में एलोकेट किया जाता था तब प्रॉब्लम आनी शुरू होती थी, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली उन प्रोसेस को स्पेस उसी साइज की आए जिस साइज की पहले प्रोसेस या रन हो चुकी है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। तो क्या होता था, वो अलग साइज की प्रोसेस आती थी, पहले किसी और साइज की प्रोसेस उस स्पेस को यूटिलाइज कर चुकी है,
तो क्या होता था, छोटे छोटे साइज में हमारी जो मेमोरी है, मेन मेमोरी, वो फ्रेगमेंटेड हो जाती थी और इसकी ब्रोकन हो जाती थी, जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती थी। ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता था। फिर इस तरह से बार बार मेमोरी फ्रेगमेंटेड होती थी, ब्रोकन होती थी, तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस मेमोरी के बीच बीच में रह जाते थे, जो कि एक्सटर्नल होते थे, जो किसी दूसरी प्रोसेस को दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी और प्रोसेस के काम में वो नहीं आते थे। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को हमने कहा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हमने कॉम्पेक्शन से डील करने की भी कोशिश की, लेकिन कॉम्पेक्शन थोड़ी सी एक्सपेंसिव टेक्निक है और हमेशा पॉसिबल भी नहीं होती है, इसलिए इतना पावरफुल नहीं है ये। इसमें प्रोसेसेस को एक एंड पर मूव करते हैं और जो हमारे खाली होल्स हैं उनको दूसरे एंड पर मूव करने की कोशिश करते हैं। और जब सारे होल्स एक साइड में आ जाते हैं तब उनको किसी प्रोसेस को प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन इतना इजी भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ी सी प्रोसेस ये, और काफी एक्सपेंसिव भी है। तो इसके लिए हम फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन इसके लिए सर्च करेंगे, और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो हमारे अगले टॉपिक में आएगा। वो है नॉन कंटिगुअस एलोकेशन, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि नॉन कंटिगुअस एलोकेशन क्या होता है और वो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेगा। जो हमारी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ में कैसे डील करेगा, और नॉन कंटिगुअस एलोकेशन से बेनिफिट क्या क्या होंगे हमें, वो हम आगे की चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।